Good evening. So today we are going to continue with the chapter. Just want to ask you before, do you have any doubts? See, I don't know how much I'm going to complete with the slides and the presentation uh, throughout this month of the remaining chapter that is remained with you. But if you have any doubt with a specific topic, something like that, right, you can ask me anytime. And if you want me to revise that topic or if you want me to go through the topic, then also you can let me know. But yes, definitely, I'm completing on my, what I can say. As soon as my PPT and presentation, I'm making it, I'm completing. These days, I couldn't able to put up the images because there's a lot of time I used to waste in just searching out the images and all. But yes, the content I'm making very proper so that you can understand it very clearly. So if you have any doubts in any of the past topics or any of the topics that you are revising in recent days and you're not understanding, you can let me know. आप मुझे पूछ सकते हो, right? कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो, basically. This is what I am trying to say. So ऐसा कुछ है बेटा किसी को भी? No, sir. No topic as such. Find anyone uh, if you have any doubts in any of the topics. No. But I'm going to, okay, I'm going to complete the entire part, right? Slowly, slowly. I'm not going to rush it down, but yes, definitely I'm going to complete it. So we have stopped till the, I think, revenue receipts, right? Today we are going to start with the capital receipts thing, right? Let me share my screen with you. Okay. समझते हैं कैपिटल रिसिट्स. सो व्हाट आर कैपिटल रिसिट्स? कैपिटल रिसिट्स क्या होते हैं, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड. कैपिटल बजट देखिए जब हम बात करते हैं, राइट, सो इट कवर्स द क्रिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. हमने देखा था रेवेन्यू के अंदर ना ही एसेट्स का क्रिएशन होता है ना ही लायबिलिटीज का डिस्पोजल होता है, पर यहाँ पे दोनों चीज होगा जब हम कैपिटल रिसिट्स की बात करें. इट गिव्स द क्रिएशन ऑफ द एसेट्स एज वेल एज डिस्पोजल ऑफ द लायबिलिटीज. Now the capital receipts are the receipts on the capital account. जैसे revenue receipts revenue account में थे, वैसे capital receipts capital account में है. This receipt, अभी जब हम receipt की बात कर रहे हैं, it means इसकी proper definition तो वही है कि it creates a liability, right, or leads to reduction in assets. और दोनों बाजू receipts होगा. अगर for example अगर आप बैंक की लोन लेते हो मार्केट में से, तो डेफिनेटली वो लोन इट्स काइंड ऑफ a receipt, right? बट वो रिसिप्ट से क्या होगा? लायबिलिटी क्रिएट होगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्रिएट होगी. कहने का मतलब वैसे ही अगर आप कोई मशीन बेचोगे मार्केट में तो क्या होगा? तो भी आपको पैसा तो मिलेगा, इट्स अ रिसिप्ट, राइट? बट इससे क्या होगा? आपका असेट भी जा रहा है, रिडक्शन ऑफ असेट भी हो रहा है. रेवेन्यू रिसिप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट? रेवेन्यू रिसिप्ट यानी हम रिकरिंग नेचर के रिसिप्ट बोलते हैं, जो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, जिसमें ना ही लायबिलिटी का क्रिएशन होता है ना ही रिडक्शन ऑफ असेट्स होता है. पर यहाँ पे दोनों चीज होगी और इसीलिए उसको कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है. एग्जांपल है दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, राइट? अगर कोई सरकार अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेच दे, कंपनी को बेच दे, तो डेफिनेटली ऐसे रिसिप्ट को हम कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे. इन द बजट कैपिटल रिसिप्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. बजट के अंदर यही कैपिटल रिसिप्ट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. एक तो है रिकवरीज ऑफ लोन्स. तो जैसे कि रिकवरीज ऑफ लोन यानी हमने अगर लोन दी है किसी को तो क्या होगा? असेट होगा, राइट? और अगर हम रिकवर कर देंगे तो दिस विल लीड टू द रिडक्शन ऑफ असेट्स, राइट? आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन. सेकंड है बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज. दिस क्रिएट्स लायबिलिटीज, राइट? ये हम किसी के पास से लोन ले रहे हैं, राइट? तो इसको जरा समझते हैं. एंड थर्ड इज अदर रिसिप्ट्स. विल सी व्हाट इज अदर रिसिप्ट्स आर, राइट? और ये हर एक रिसिप्ट जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, वो या तो लायबिलिटी को क्रिएट करेगा या तो असेट को रिड्यूस करेगा, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. इसमें 3 कैटेगरीज. पहला है रिकवरीज ऑफ लोन्स. इट इंक्लूड्स रिकवरीज ऑफ लोन्स ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स एंड अदर पार्टीज. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को अगर ग्रांट कर रहा है, राइट, यानी केंद्र सरकार यानी कि दिल्ली की सरकार ऐसा समझ लो,
गुजरात की सरकार को अगर लोन दे रहा है तो सी वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ द national government, right? So definitely when they are going to provide some loan to them, so it means it creates a liability on them, right? But ये लोन स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है, असेट है। हम उसकी भी बात नहीं कर रहे, वो असेट की रिकवरी हो रही है, यानी यहाँ पे रिकवरी ऑफ लोन्स हो रहा है, ये समझिए, यानी असेट रिड्यूस हो रहा है, कहने का मतलब, राइट? इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट रिड्यूसेस द फाइनेंशियल असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है कि असेट्स कम हो रहा है? क्लियर है? ये कि सबको समझ में आ रहा है? फर्स्ट रिकवरी ऑफ लोन्स। यस सर। यस सर। नेक्स्ट है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। अब ये बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज का मतलब क्या? जैसे केंद्र सरकार भी अगर बोरो करता है, मे बी वो बाहर की कोई कंपनी के पास से या कंट्री के पास से या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के पास से, तो उसकी लायबिलिटी बढ़ती है। इससे डेफिनेटली देश में पैसा तो आता है, रिसीट्स तो होता ही है। So borrowing creates liability, we know that. Therefore, the funds raised from the borrowings are created as capital receipts. इसीलिए कोई भी पैसा बाहर से आएगा उसको हम capital receipts की तरह ट्रीट करेंगे। Government raises the loans of the market, Reserve Bank of India, foreign governments and other bodies. तो कहीं से भी वो लोन ले सकते हैं। ये तो सिंपल था। The third is other receipts. अभी इसमें कौन से receipts आते हैं? Other receipts include a capital receipts other than the recovery of loans and the borrowing. अब ये जो ऊपर के दो हेड हमने देखे ना, वो दो हेड में नहीं आए, वो सब other receipts में जाते हैं। Funds raised from the disinvestment is one such receipt. यानी disinvestment से, यानी उसमें देखो recovery of loan नहीं होता, पर disinvestment का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेच देना होता है। अगर सरकार की कंपनी है पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी अगर सरकारी अपनी ही कंपनी को बेच देती है तो उससे भी उसको पैसा मिलेगा, बट वो कंपनी बेचने का मतलब ये होता है कि उसका असेट रिड्यूस हो रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट आपको पता ही है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, पर वापस डिसइन्वेस्टमेंट मींस सेलिंग अ पार्ट और द होल ऑफ द शेयर्स और द इक्विटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट? इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, इट इज डिफाइंड एज अ विड्रॉल ऑफ अ वंस इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, राइट? अगर आप विड्रॉ कर दो अपना इन्वेस्टमेंट वही कंपनी में से, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज वो सरकार का असेट रिड्यूस कर रहा है। सो यहाँ पे आपको एक ही एग्जांपल दिया गया है, जैसे एक्चुअली अदर रिसिप्ट में बहुत ज्यादा भी कोई चीज आ सकती है, राइट? बट यहाँ पे आपको समझने के लिए बस इतना ही काफी है। सो यू नीड टू रिमेंबर द डिसइन्वेस्टमेंट एज वन एग्जांपल इन अदर रिसिप्ट्स। क्लियर है? कैपिटल रिसिप्ट्स तीन पार्ट, तीन पहलू, राइट? नाउ we move towards a new topic, that's a budget expenditure. हमने अभी तक budget receipts देख लिया, अभी budget expenditure. Now budget expenditure is the expense which the government incurs for its own maintenance, as also for the society and the economy as well. या अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो खर्चा किया जा सकता है, या समाज को यानी कि सोसाइटी के लिए जो खर्चा किया जा सकता है, या फिर पूरे इकोनॉमी के लिए, उसको हम बजट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। Now the budget expenditure, in short, is defined as the expenditure of the central, state and the local governments. ये सिर्फ केंद्र सरकार का expenditure नहीं है, सभी का, state का भी and local governments का, on various, कौन से कहाँ वो expend करते हैं, on various social, economic and political activities in the country. ये जो भी खर्चा करते हैं, right, election के लिए खर्चा किया जाए, political activities, या फिर इकोनॉमिक, लोगों को सब्सिडीज या राशन खर्चा किया गया, या फिर सामाजिक, समाज के लिए, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए, या पार्क्स बनाया, उसके लिए जो भी खर्चा किया गया, ये सभी खर्चे बजट एक्सपेंडिचर में आएंगे, राइट? यानी टोटल खर्चा है सभी सरकार का मिलकर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एक्सपेंडिचर क्या है? इज टू प्रमोट द पब्लिक वेलफेयर, लोगों को कल्याण करना। दैट इज budget expenditure should be on such areas which help in achieving the objectives of fiscal policy, right? वो वहीं पे करना चाहिए जो fiscal policy का objectives को अचीव करे। हमको पता है fiscal policy यानी सरकार की पॉलिसी होती है, यानी सरकार का खर्चा, एक्सपेंडिचर, सरकार के ही रेवेन्यूज, यानी कि हमको पता है वो टैक्स या नॉन टैक्स से ले सकते हैं, और सरकार का ही डेट। इनका सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव तो एक ही है सबका, कि पब्लिक वेलफेयर, बिकॉज इन द मॉडर्न government is of the public, right? So it is of the people, for the people and by the people. So public welfare is the utmost objective. कोई भी सरकार का
सब सर्वोच्च ऑब्जेक्टिव तो वही है, लोगों का कल्याण करना। नाउ इससे कंपोनेंट्स, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर डिवाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, जो हमको पता ही है, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे ही रिसीट्स में भी दो पार्ट थे, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, इसमें भी दो पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि आर्टिकल 112 हमारे संविधान का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112, उन्होंने भी बजट में दो प्रावधान रखे ही है, कैपिटल और रेवेन्यू का। जैसे रिसीट्स में रखा है वैसे ही एक्सपेंडिचर में भी रखा। समझते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, राइट? वेरी ब्रीफ में समझ जाओगे यहाँ पे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी। ये एक्सपेंडिचर ऐसा है जो असेट्स को क्रिएट नहीं करता। ऐसे नॉर्मली खर्चे आप जब करते हो, राइट, तो असेट्स का क्रिएशन हो जाता है। एग्जांपल, अगर बिल्डिंग बनवाया सरकार ने तो असेट बना, और बिल्डिंग बनाते खर्चा हो गया। अभी आपको पता होगा कि पार्लियामेंट बन रहे हैं, राइट, न्यू पार्लियामेंट बन रहा है, समथिंग अराउंड 800 या 1000 करोड़ रुपए के खर्च पे। तो इसमें क्या होगा? क्रिएशन ऑफ असेट्स होगा। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो दैट इज कैपिटल। पर अगर ये क्रिएट असेट क्रिएट ना करे और फिर भी कोई खर्चा करे, जैसे कि सब्सिडीज दे दे या फिर राशन दे दे, तो रेवेन्यू, राइट? सो इट नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट, वो एसेट को क्रिएट नहीं करेगा, नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी, लायबिलिटी को रिड्यूस भी नहीं करेगा। यानी अगर उसकी लायबिलिटी है, फॉर एग्जांपल उसने लोन लिया है आईएमएफ से, तो उसको अगर पे करेगा तो वो कैपिटल हो जाएगा वापस एक्सपेंडिचर, पर वो पे नहीं कर रहा है, राइट, और वो और कोई खर्चा कर रहा है, जैसे कि वो किसी और को लोन दे रहा है या फिर गिव अप कर रहा है, तो भी नहीं आएगा। पर लोन इज अ वेरी लॉन्ग टर्म, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट शुड बी अ शॉर्ट टर्म, राइट? इट मीन्स वो लायबिलिटी को क्रिएट ना करे और असेट्स का, सॉरी, असेट को क्रिएट ना करे और लायबिलिटी को रिड्यूस ना करे, बेसिकली। सो वैसे कौन सा हो सकता है एक्सपेंडिचर? तो हो सकता है कि एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस फॉर द पीपल, राइट, ये आवास योजना, ये सब कुछ करते हैं ना, तो वो सभी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएंगे, क्योंकि वो हर साल होते हैं। इट इज incurred फॉर द नॉर्मल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आल्सो, यस, एंड द प्रोविजन ऑफ वेरियस सर्विसेज। जैसे कि आप लेट्स से कोई जू में गए या फिर लेट्स आप पार्क में गए, आपको कोई फीस वसूली जा रही है, तो दिस इज अ रेवेन्यू रिसीट्स। द सिमिलर वे कि उसको मेंटेन करने के लिए, उनके लोगों को सैलरी देने के लिए अगर कुछ खर्चा किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल, राइट, तो सरकार सबको पगार देती है, तो अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सरकार ये सब जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये पार्क है, ये जू है, वो सब मेंटेन करती है, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट वो सब मेंटेन करती है, तो वो हर साल उसको खर्चा करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इट इज अ रिकरिंग नेचर। The expenditure is spent by the government on day-to-day activities. So recurring का मतलब है कि हर रोज किया जा सकता है, यानी रोज मरोज में किया जा सकता है। एग्जाम्पल, पब्लिक को सैलरी देना, उनके एम्प्लॉयज को पेंशन देना, ब्याज देना, इंटरेस्ट पेमेंट्स का, अगर उन्होंने लोन लिया है तो इंटरेस्ट पेमेंट्स इज अ रेवेन्यू, राइट? लोन को रिपे कर देना कैपिटल है, पर उसका ब्याज देना रेवेन्यू। ऐसे ही सब्सिडीज दे देना या किसी को ग्रांट या गिफ्ट देना, ये सब कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स। समझ में आ रहा है ये? यस सर। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर उससे विपरीत है, इट आइदर क्रिएट्स एन एसेट्स और रिड्यूसेस द लायबिलिटी। यानी जैसे मैंने समझाया आपको कि पार्लियामेंट का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दैट इज अ कैपिटल इन नेचर, राइट? तो क्योंकि वो असेट को क्रिएट कर रहा है, वो खर्चा हो रहा है पर इसमें असेट क्रिएट हो रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सरकार कल उठ के आईएमएफ की लोन को वापस कर दे, राइट? तो लोन लिया था तो लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, पर जब लोन वापस कर गया तो लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। ये दोनों ही चीज से अगर आप देखोगे तो पैसे बाहर जा रहे हैं, और पैसे बाहर जा रहे हैं तो असेट क्रिएट हो रहा है एक में, और दूसरे में लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, इसीलिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जा रहा है। इट इज इंकर्ड मेनली फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट्स, असेट्स को एक्वायर करने के लिए, या फिर ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस के लिए, राइट? यानी आप लोन्स एंड एडवांसेस में अगर किसी को दोगे, किसी
गवर्नमेंट को दोगे, लोकल गवर्नमेंट को दोगे या किसी बिजनेस को दोगे, तो भी आप क्या कर रहे हो बेसिकली, यू आर क्रिएटिंग एन असेट, राइट? या तो असेट यानी आप बिल्डिंग फर्नीचर ऐसा कुछ बना रहे हो तो भी असेट क्रिएट होता है, या फिर अगर आप सामने से लोन दे रहे हो तो भी असेट तो क्रिएट होता है। इट इज नॉट कटिंग नेचर, ये हर साल नहीं होता, ये एक दफा या रेयर केस में होता है, राइट? 3-4 साल के बाद या 8-12 साल के बाद या 20 साल के बाद या कभी कभार तो 40-50 साल के बाद होता है। जैसे पार्लियामेंट तो बहुत टाइम के बाद बना। एग्जाम्पल, सरकार एक्सपेंड कर रही है परचेजिंग लैंड पे, बिल्डिंग पे, शेयर्स पे, राइट? लोन्स ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, यूनियन स्टेट्स को या फिर यूनियन टेरिटरीज को लोन दे रही है, फॉरेन गवर्नमेंट्स को लोन दे रही है, पब्लिक एंटरप्राइजेस को दे रही है, तो वो सब, राइट? क्योंकि लोन देना भी एक तरह का एसेट है। अगर आप लोन लेते हो तो लायबिलिटी है डेफिनेटली, लेकिन आई एम रिपीटिंग इट, लोन देना एक तरह का एसेट है। या फिर जो लोन ली है उसको रिपे कर रहे हो, व्हेन यू रिपे द लोन, राइट, इट रिड्यूसेस द लायबिलिटी ऑफ योर्स। क्योंकि अगर आपने बहुत साल पहले आईएमएफ से लोन ली है और अभी आप उसको चुका रहे हो वापस, तो डेफिनेटली आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। तो वो भी एक एग्जांपल है। ये सभी केस में पैसे बाहर जा रहे हैं और इसीलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस। Yes, sir. Now types of budget. This is important. बजट बेसिकली हमने देखा, बजट की कंपोनेंट्स को हमने देखा। बेसिकली बजट में दो तरह के मेन पहलू है, जो रेवेन्यू और कैपिटल। इसमें रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर देखा, और रिसीट्स और एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा। नाउ ये बजट अकेले नहीं बनाया जाता है, रिसीट्स एक साइड बनाया जाता है और एक्सपेंडिचर एक साइड नहीं। मैंने आपको जैसे बताया था कि बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो ये एक्सपेंडिचर और जो रिसीट्स है उसको मैच किया जाएगा, राइट? तो मैच करने का मतलब ये होता है, तो तभी हमको समझ में आता है कि बजट के कुछ टाइप बनते हैं कि जब हम मैच करेंगे तो आइदर ये बजट बैलेंस बनेगा या अनबैलेंस बनेगा, राइट? तो बजट के, गवर्नमेंट बजट का अगर हम देखने जाए तो उसके दो मेन टाइप है। एक तो अनबैलेंस बजट बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं बैलेंस बजट। बैलेंस यानी जहां पे रिसीट्स और एक्सपेंडिचर मैच हो जाते हैं, और अनबैलेंस का मतलब जहां पे रिसीट और एक्सपेंडिचर मैच नहीं होते। अभी अनबैलेंस भी दो प्रकार में है। हम बोल सकते हैं उसको सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट तब होता है जब रिसीट ज्यादा हो जाते हैं एक्सपेंडिचर से, और डेफिसिट तब होता है जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं आई मीन रिसीट से। खर्चा अगर बढ़ जाए तो डेफिसिट हो जाएगा, राइट? So it is very simple to understand surplus budget क्या है और deficit budget क्या है. So let's go through this. First, unbalanced budget. In these, receipts are not equal to the expenditures of the government, right? Receipts और expenditure same नहीं होते, unbalanced है इसीलिए। और वो दो प्रकार के, एक तो है surplus है और दूसरा है deficit। इसके अंदर समझते हैं first surplus budget. Surplus budget क्या होता है? It is one where estimated revenues are more than expenditures. अब वो शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखने जाऊँ तो इट इज आर इज मोर देन ई, राइट? रेवेन्यूज आर मोर देन एक्सपेंडिचर्स, यानी सरकार को पैसा ज्यादा मिल रहा है, खर्चे कम हो रहे हैं, तो बजट सरप्लस में आता है। सरप्लस में आने का मतलब ये भी है, देखो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि सरकार पूरे देश का कारोबार संभालती है, राइट? तो अगर सरकार के पास पैसा ज्यादा आ गया तो उसका मतलब क्या होगा? पब्लिक के पास पैसा कम है। अगर ये मेरी सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है, ऐसा समझो अभी इसको, राइट? और सरकार है, सरकार उसका पार्टी है, राइट? गवर्नमेंट, राइट? और यहाँ पे छोटे छोटे मैं ऐसे पॉइंट कर रहा हूँ, जैसे इसको पब्लिक मान लो या फॉर्म्स मान लो, ऐसे ऐसे इमेजिन करो, सिर्फ पब्लिक हाउस होल्ड है या फॉर्म्स है। अगर गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आ गया, यानी सरकार ने सबके पास से ज्यादा पैसा ले लिया, क्योंकि सर्कुलर फ्लो में पैसा तो उतना का उतना ही है, वो यहीं पे घूमेगा, वो ना ही बाहर जाएगा ना ही अंदर आएगा, राइट? तो अगर सरकार ज्यादा पैसा ले रही है सबके पास से, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इसका मतलब क्या हुआ? पब्लिक कंगाल हो गई, यस और नो? if the government is doing a surplus budget, it means people have less money in their hands. Can I say like that? Yes or no?
यस, बिकॉज Yes, sir. या तो पैसा सरकार के पास होगा या तो पैसा पब्लिक के पास होगा, राइट? दोनों में से एक के पास होगा पैसा ज्यादा। अगर सरकार के पास ज्यादा पैसा है तो पब्लिक के पास कम है। इससे चाणक्य क्या वो रूल मैं ऑलवेज मेरे बच्चों को बोलता हूँ कि जिसका राजा व्यापारी उसकी प्रजा भिखारी। राजा यानी कि सरकार कभी व्यापार नहीं करता है, ये समझ लो, राइट? दे नेवर ट्राई टू अर्न प्रॉफिट्स। सी, modern government has a sole purpose of what I can say, उसका एक ही पर्पस होता है मॉडर्न गवर्नमेंट का, इट्स पब्लिक वेलफेयर, राइट? सोसाइटी का वेलफेयर करना, राइट? दे डोंट ट्राई टू व्हाट आई कैन से ट्राई टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट, राइट? वो प्रॉफिट करने की कोशिश नहीं करते, राइट? सरप्लस करने की कोशिश नहीं करते, और बहुत कम मायने में लोग सरप्लस बजट लाते हैं, राइट? गवर्नमेंट, सरकार है। इट लोवर्स द एग्रीगेट डिमांड। इससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा कम हो गया, जैसे मैंने बताया आपको। अगर सरकार ने सबका ले लिया पैसा तो पैसा कम हो जाएगा। तो डेफिनेटली याद करो हम प्रीवियस चैप्टर को, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे गिर जाएगी। इट इज अ गुड स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से ही तो इन्फ्लेशन आता है। अगर एग्रीगेट डिमांड कम कर दोगे तो इट्स वेरी गुड, कि अगर इन्फ्लेशन कम करना है तो आप ये कर सकते हो, राइट? whether economy is in over employment equilibrium, but ये कब हो सकता है? जब इकोनॉमी ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये होता है ऑलरेडी आपके सभी रिसोर्सेज एम्प्लॉयड है बेटा, बट यू आर जस्ट प्रिंटिंग मोर मनी आउट ऑफ इट। और वो कंट्रोल करने के लिए, प्रिंटिंग ऑफ द मनी कंट्रोल करने के लिए, या फिर एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है कि सरकार को उस टाइम पे सरप्लस बजट करना चाहिए, राइट? पर ये स्ट्रेटेजी हर वक्त काम नहीं रखती। इट इज अ वेरी पुअर स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। हमारे देश में भले इन्फ्लेशन है, पर हमारा इन्फ्लेशन ओवर एम्प्लॉयमेंट से नहीं है। पता है आपका इन्फ्लेशन? हमारा इन्फ्लेशन अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से भी इन्फ्लेशन आ रहा है। ये बहुत पिक्युलर सिचुएशन है हमारे देश में, जहाँ पे महंगाई आ रही है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई आ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, बट एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, राइट? तो यहाँ पे अगर देखने जाए तो लोगों के पास नौकरी, धंधा, बिजनेस, राइट, वो चल रहा है, पर उतनी अच्छी तेजी से नहीं चल रहा है जितना फॉरेन कंट्रीज में चलता है, राइट? और इसीलिए इट इज अ वेरी पुअर स्ट्रेटेजी फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, राइट? सरप्लस बजट करना बहुत बेकार स्ट्रेटेजी है। इंडिया में ऐसा हम ज्यादातर नहीं करते। तो इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के लिए डेफिसिट बजट ही एक सहारा है ना। डेफिसिट बजट में होता क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। It is one where the estimated revenue is less than the estimated expenditure. हम जो रेवेन्यू का एस्टिमेट करते हैं वो कम होना चाहिए खर्चे के सामने। अभी आप सोचोगे तो सरकार को डेफिसिट नहीं होगा, वो भी एक क्रूशियल पॉइंट है। डेफिसिट होगा, पर डेफिसिट भी मेंटेनेबल पोजीशन में होना चाहिए। यानी बहुत ज्यादा डेफिसिट सरकार करके बैठ जाए तो नहीं चलेगा, राइट? तो डेफिसिट होगा, पर डेफिसिट को मेंटेन करना पड़ेगा। इट इज अ गुड पॉलिसी टू कंट्रोल रिसेशन when an economy is in under employment equilibrium, जो इंडिया में काफी टाइम से देखा जा रहा है, राइट? हमारे देश में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बहुत है। यानी हमने देखा था लास्ट चैप्टर्स में भी कि एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो रही है, नीचे जा रही है, राइट? और इसी वजह से इंडिया में रिसेशन, मंदी आती जाती है काफी टाइम। थोड़े टाइम के बाद अभी 3-4 साल जाएगी, वापस मंदी आएगी, वापस 3-4 साल तेजी रहेगी, वापस 4-5 साल के पास मंदी आ जाएगी। सो रिसेशन कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजी हम क्या अपनाते हैं नॉर्मली? डेफिसिट बजट। उसका मतलब सरकार लोगों को पैसा देती है, डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। जिससे क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनके परचेसिंग पावर बढ़ता है, वो डिमांड करते हैं चीजों की, राइट? क्योंकि उनके हाथ में पैसे आएंगे तो ही डिमांड करेंगे ना। सो दैट इज व्हाई व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर, डेफिनेटली द डेफिसिट इज गोइंग टू हैपन। It is not a sign of a government inefficiency. ऐसा बोल नहीं सकते कि always government inefficient है. It is a sign, but it is not always a sign, I can say, right? हम देखेंगे उसको भी. It is a planned strategy of the government to fight recession when the economy is in underemployment equilibrium. ये बहुत अच्छी strategy है रिसेशन को फाइट करने के लिए, राइट? जब सरकार अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब कि यहाँ पे जितने रोजगार देनी चाहिए उससे भी कम दे रहे हैं, राइट? और डिमांड भी डेफिसिट है। हाँ है, इंडिया के लिए सबसे बेस्ट है। इट इज नॉट डिजायरेबल ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई के टाइम पे ये स्ट्रेटेजी अपनाना अच्छा नहीं है।
जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए एग्रीगेट सप्लाई से एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। पर ये इन्फ्लेशन भी कब होना चाहिए? हमारा इन्फ्लेशन जो आता है वो तो नेसेसिटी गुड्स का आता है, राइट? वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, खर्चे बढ़ने से इन्फ्लेशन आता है, राइट? तो इन्फ्लेशन के पीरियड में डेफिसिट बजट इज अ वेरी बैड स्ट्रेटेजी, याद रखिए, राइट? जब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। समझ में आ रहा है यहाँ तक डेफिसिट बजट? यस, Yes, sir. okay. The next is a balanced budget. The last part is a balanced budget. Now, what is a balanced budget? So it is one when estimated revenue are equal to estimated expenditure. जितने revenues है उसके सामने उतने ही expenditure हो जाए, right? तो वो balance budget बनेंगे, right? तो balance budget is a good strategy. Actually कोई भी government के लिए balance budget बहुत अच्छी strategy है. But याद रखिए कि balance budget करते वक्त आप ये याद रखिएगा कि किसी को नुकसान ना हो जाए, यानी कोई भी पब्लिक यानी people को नुकसान ना हो जाए. Because if we try to what I can say, snatch the money from the rich and give it to poor, that is good. But आप बहुत सारा पैसा ले लोगे रिच के पास से और पुअर को दे जाओगे तो रिच लोग जो है ना वो देश से बाहर निकल जाएंगे, that is also bad. और अगर आप नहीं दोगे उनको प्रॉपर्ली, पुअर को नहीं दोगे, then the poor गवर्नमेंट को परेशान करता रहेगा पूरी जिंदगी, गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी करने ही नहीं देगा डेमोक्रेसी में. So balanced budget actually is a good strategy, but remember you need to think that आप किसी भी चीज किसी भी क्या बोलते हैं वर्ड को, किसी भी क्लास ऑफ पीपल को हानि ना पहुंचाओ. In other words, the amount of tax is equal to the amount of expenditure. उसका मतलब होता है टैक्स यानी कि रेवेन्यू, यानी कि टैक्स का मतलब थोड़ा विस्तार से समझो क्योंकि मेजर सोर्सेज ऑफ सरकार का रेवेन्यू टैक्स ही होता है, राइट? तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर मैच होना चाहिए. This kind of budget leads to the slight increase in aggregate demand. और ये अच्छा है, ऑलवेज याद रखिए एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना अच्छा है एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने से, ऑलवेज, क्योंकि वो उसी से लोगों को इंसेंटिव मिलता है, काम करने का इंसेंटिव मिलता है, और पूरी इकोनॉमी ये से लोगों पे ही चलती है जो इंसेंटिव से काम करते हैं. नाउ balanced budget is a good policy which can bring the economy to full employment equilibrium. So very good policy, but for long period of time one needs to do a balanced budget अगर आपको full employment पे आना है तो. It brings about financial stability. ये दोनों के लिए अच्छा है, सरकार के लिए भी अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सरकार भी बेफाम खर्चा ना करे चीजों को लेके, राइट? और वो फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए. बट इट इज नॉट अ गुड फॉर अ लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया. सी इंडिया अभी भी बहुत लेस डेवलप है, तो यहाँ पे बैलेंस बजट करना चाहिए मैं बोलता हूँ, पर थोड़ा डेफिसिट चलेगा, राइट? हम बोल सकते हैं ना कि थोड़ा घूंट जहर का पीना पड़ेगा, बिकॉज हमको डेवलपमेंट ज्यादा करना है, हम बैलेंस बजट से नहीं जा सकते. हाँ, अगर हम नॉर्वे स्वीडन जैसी इकोनॉमी में है जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ डेवलप हो चुका है, सब वेलफेयर है, तो उस टाइम पे ना ही सरप्लस ना ही डेफिसिट, मैं वही बोलूंगा कि वहाँ पे बैलेंस बजट इज अ गुड स्ट्रेटेजी. बट इंडिया में no, we cannot say the balanced budget. We always say the deficit budget is a good strategy, right? In such a country, the government should have more expenditures than revenue. इसका मतलब होता है कि हमको deficit करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, right? जिससे which will raise the aggregate demand, जिससे हमारी डिमांड बढ़े चीजों को लेकर, right? हाँ, महंगाई आएगी, मैं मानता हूँ, बट साथ साथ लोगों के एम्प्लॉयमेंट आनी बहुत जरूरी है. महंगाई देखो, महंगाई तो निकल जाएगी, आज होगी कल, और वो तो रहने ही वाली है. अगर आप अपने दादा को पूछोगे या पापा को पूछोगे तो उस टाइम पे बहुत सस्ते में चीजें मिलती थी, अभी महंगा हो गया. अभी और आपके संतान आएंगे, कल उठ के आपकी जनरेशन आएगी तो उनको और महंगा लगेगा सब कुछ, राइट? नहीं, उनके कंपेयर में आपको बहुत महंगा लगेगा, उनको तो चलो ठीक है, वो यूज्ड टू हो जाएंगे. सो बेसिकली वो तो रहने ही वाला है, महंगा तो होने ही वाला है हर एक चीज आज के बाद कल. बट द थिंग इज उसके साथ एम्प्लॉयमेंट क्या जनरेट हो रही है, क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो रही है, क्या लोग काम कर रहे हैं इकोनॉमी में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो बैलेंस बजट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी राइट नाउ इन इंडिया. द डेफिसिट बजट इज अ गुड स्ट्रेटेजी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? आई एम नॉट गोइंग फर्दर देन दिस. क्लियर है, राइट? देन देयर आर टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स आर देयर, राइट? जो हम कल देंगे और कल टॉपिक को क्लोज कर देंगे. टाइप्स ऑफ डेफिसिट के साथ इसके सम्स भी है,
जिसमें प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो उसके ऊपर बेसिकली सम्स भी है. तो विल सी बोथ ऑफ द थिंग्स साइमल्टेनियसली. कल हम खत्म करेंगे. और कल मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर रखूंगा 3 to 4. डे बोर्डिंग के लिए 2 to 3. आई एम रिपीटिंग.